घर बनाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन सही जानकारी न मिलने की वजह से ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन में गलती कर बैठते हैं। इस वीडियो में मैं आपको घर बनाने का पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, फाउंडेशन से लेके फिनिशिंग तक। अगर आप भी घर बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और वो गलती आप न करें जो ज़्यादातर लोग कर पाते हैं घर बनवाते टाइम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों घर का नक्शा, मतलब घर का प्लान, जो कि आपको एक आर्किटेक्चर बना के देगा या फिर किसी आप इंजीनियर से बनवा सकते हैं। इसलिए ताकि आपका डिज़ाइन अगर क्लियर रहेगा तो आप उस हिसाब से काम को करवा पाएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्लॉट क्लीनिंग। तो जिस भी लोकेशन पे घर का काम करवाना है तो उस एरिया को आपको अच्छी तरह से सफाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि साफ़ सुथरा रहेगा तभी आप वहाँ पे प्लॉटिंग के बाद आप लेआउट कर पाएंगे दोस्तों। तो उसको अच्छी तरीक़ा से पहले साफ़ करवा ले। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों लेआउट। तो दोस्तों लेआउट आपको उससे ही करवाना है जिस इंजीनियर ने आपको नक्शा बना कर दिया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको लेआउट वो प्रॉपर तरीके से करेगा। अगर आप मिस्त्री और ठेकेदार के भरोसे अगर छोड़ देते हैं तो वो गलत अगर लेआउट कर देगा तो आपको लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। किसी इंजीनियर से आप कंसल्ट करके ही एक्सकवेशन या लेआउट का काम करवाएं, और जो है कि समय समय पे आप इंजीनियर को विजिट के लिए बुलाते रहें दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्सकवेशन, मतलब फुटिंग या फाउंडेशन के लिए जो खुदाई कराते हैं हम। एक्सकवेशन कराने का दो तरीका होता है दोस्तों। एक तो आप मैनुअली करा सकते हैं, दूसरा आप जेसीबी का यूज़ कर सकते हैं। मैनुअली में आपको ये फ़ायदा है कि जितना एक्चुअल साइज चाहिए आपको उतना ही करा सकते हैं। जेसीबी से अगर कराते हैं तो टाइम कम लगता है, साथ में खर्चा भी कम आता है। और अगर आपको प्रॉपर एक्चुअल साइज चाहिए तो आपको मैनुअली कराना चाहिए। उसमें आपको जितना साइज चाहिए उतना ही प्रॉपर साइज एक्चुअल मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है पीसीसी। आपको ढलाई के लिए M10 ग्रेड का कंक्रीट को यूज़ करना है, जिसका रेशियो रहेगा 1:3:6, मतलब 1 पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट सैंड, 6 पार्ट एग्रीगेट। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कॉलम और फुटिंग। तो दोस्तों हमारे बेड डालने के बाद 12 घंटे के बाद हमको जो है कि कॉलम और फुटिंग के लिए मार्किंग कर देनी चाहिए। उसके बाद फुटिंग का जाल को आपको बांधना है, फिर उसके ऊपर कॉलम को खड़ा कर लेना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपको प्रॉपर सपोर्ट देकर वर्टिकल वे में अच्छे तरीके से खड़ा रखना है उसको, और आपको कॉलम सीधा खड़ा होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस तरह से कॉलम को आपको खड़ा करना है, और जो है कि इस पे जो है ज़्यादा लोड इसी पे पड़ता है कॉलम का, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों। और कास्टिंग के लिए है कि दोस्तों जब आप फुटिंग का कास्टिंग करें तो आपको जो है M20 ग्रेड से, इससे ही आपको जो है कि कास्टिंग का काम करना है, जिसका रेशियो रहेगा 1:3:3, मतलब 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट हो गया आपका एग्रीगेट, मतलब गिट्टी। तो आपको दोस्तों इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि वेपरेटर का जो है यूज़ प्रॉपर तरीके से आपको करना है। कॉलम का कास्टिंग करने के बाद हमें पेडेस्टर का कास्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम बैक फिलिंग करेंगे। बैक फिलिंग में एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आप बैक फिलिंग कर रहे हैं उसका वेपरेटर चला के करें, या फिर उसमें पानी छोड़ देना है ताकि वो अच्छे तरीके से सेटल हो जाए, ताकि बाद में जो है क्रैक्स वगैरह नहीं आ पाए। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा दोस्तों ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ लेवल, मतलब दोस्तों ब्रिक वर्क आपको प्लिंथ लेवल के नीचे करना है। 2 फीट 3 फीट एक रोड लेवल के हिसाब से आपको करना चाहिए। बहुत सारे जगह पे जो है कि ब्रिक वर्क लोग करते ही नहीं है, ये गलती करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है दोस्तों, आपको ब्रिक वर्क ज़रूर से ज़रूर करना है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है दोस्तों प्लिंथ बीम स्टील, मतलब आपको जो है प्लिंथ बीम के ऊपर जो आप सरिया को बांधेंगे तो आपको ड्राइंग में एक बार चेक कर लेना है कि इसमें जो है कि कितने mm का रड को लगाना है, और रिंग का साइज क्या रहेगा, रिंग को कितनी दूरी पे बांधना है सेंटर टू सेंटर, और रिंग का जो हुक है उसको एक बार ध्यान रखना है कि वो हुक जो है सीधा नहीं रहेगा, वो 45 डिग्री पे बेंड रहेगा, और वो रिंग
सीधा लगातार नहीं बांधना है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं अल्टरनेट बांधना है, मतलब एक लेफ्ट साइड रहेगा तो एक राइट साइड रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जो हो सके तो आप एक सिविल इंजीनियर को बुला के चेक करा सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों शटरिंग। तो दोस्तों शटरिंग लगाते वक्त आपको दो चीज़ का ध्यान रखता है, एक तो लाइन लेंथ और दूसरा अलाइनमेंट। मतलब आपका शटरिंग बिल्कुल ही सीधा होना चाहिए और लाइन में होना चाहिए, नहीं तो आप जैसा आप शटरिंग बांधेंगे उस प्रकार का ही आपका प्लिंथ बीम है जो है आपको दिखेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपको अब कास्टिंग के टाइम में आपको वाइब्रेटर का यूज़ बिल्कुल ही करना है, अच्छी तरीके से करना है, ताकि जो है कि फिनिशिंग में आपका कोई कमी ना रहे और जो है कि हेयर क्रैक भी ना आए। तो इस चीज़ को बेहद ही और बहुत ज़्यादा ही सीरियस वे में लेना है कि आपको एक तो M20 ग्रेड का, इससे कम का ग्रेड यूज़ ना करें। इससे ज़्यादा कर सकते हैं आप, लेकिन इससे कम का यूज़ ना करें दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों जो बीच में आप देख रहे हैं जो स्पेस बचा हुआ, इसमें हम सैंड फिलिंग करते हैं या फिर सॉइल फिलिंग करते हैं या मोनो फिलिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है दोस्तों ब्रिक वर्क अप टू DPC लेवल। मतलब आपको DPC लेवल के नीचे आपको ब्रिक वर्क करना है, जो कि आपके जो है कि DPC लेवल के नीचे रहेगा। DPC दोस्तों हमारे घर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आपने DPC नहीं कराएंगे तो आपके घर में इस प्रकार का, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इस प्रकार का जो है पेंट पुट्टी आपका ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो DPC हमेशा कराएं और DPC के ऊपर कोटिंग भी कराएं। DPC जो है हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों। और DPC का लेवल जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं हमारे सब्सक्राइबर लोग कि सर DPC का लेवल क्या दे। तो DPC का जो लेवल है हमेशा 2 इंच ऊपर दे फिनिश फ्लोर लेवल से। नेक्स्ट हमारा आता है कॉलम कास्ट। कॉलम का कास्टिंग करते वक्त दोस्तों आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि कॉलम का जो शटरिंग है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, या तो स्टील का होना चाहिए या फिर प्लाई का होना चाहिए दोस्तों। इधर उधर का कुछ भी लगा के आप मत ढालें, नहीं तो आपका जो है कॉलम बिल्कुल ही खराब हो जाएगा दोस्तों। और जो है कि दोस्तों वाइब्रेटर का जो यूज़ है दोस्तों प्रॉपर तरीके से करें दोस्तों। वाइब्रेटर एकदम बिल्कुल यूज़ करें ताकि जो है कि आपके एयर बबल्स वगैरह जो है निकल पाए और कॉलम का जो है फिनिशिंग बढ़िया से आ पाए दोस्तों। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि दोस्तों आपको जो कॉलम का जो ढलाई करना है उससे पहले आपको शटरिंग को जो है अलाइनमेंट वगैरह चेक कर लेना है कि हमारा जो लाइन लेंथ है कॉलम का बिल्कुल लाइन में, रो में, कॉलम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें पहले कॉलम कास्ट कर लेना चाहिए या फिर पहले ब्रिक वर्क कर लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप कॉलम को भी कास्ट कर सकते हैं, साथ में भी आप कास्ट करके ब्रिक वर्क कर सकते हैं। दोनों फेज़ में आपका सही है, लेकिन कॉलम अगर आप पहले कास्ट करेंगे तो आपके काम का जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों हम लोग को ध्यान रखना है कि हमेशा हम लोग को जो है प्लिंथ बीम का कास्टिंग हो या फिर कॉलम का कास्टिंग हो या फिर स्लैब का कास्टिंग हो दोस्तों, जब तक कंस्ट्रक्शन काम चलेगा दोस्तों तब तक हम लोग को क्यूरिंग करते रहना है। अगर दोस्तों गर्मी के टाइम में काम चल रहा है तो आपको कम से कम 4 से 5 बार दोस्तों पानी देना पड़ेगा, क्यूरिंग करना पड़ेगा। ठंड के टाइम में है तो कम से कम आपको 2 से 3 बार आप क्यूरिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्यूरिंग का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों कॉलम कास्टिंग के बाद वो छत का ढलाई का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम जब कॉलम डालेंगे उस टाइम हम ये काम नहीं करेंगे। हमें क्या करना है कि हमें जो है सबसे पहले हम सील बैंड का तैयारी करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्रिक वर्क के ऊपर जो है हम लोग सील बैंड का तैयारी करेंगे, जैसा कि आप एरो इसमें देख पा रहे हैं पिक्चर में। तो ये सील बैंड का हम तैयारी करेंगे ताकि जो क्रैक्स वगैरह जो है अगर आता भी है तो इसके बीच में रह पाएगा, तो बाद में जो है हम उसको अच्छे तरीके से रिपेयरिंग करवा सकते हैं। क्योंकि क्रैक्स जो है अगर सील बैंड रहेगा तो ऊपर तक क्रैक्स नहीं जाएगा, वो सील बैंड के अंदर ही रोक लेगा उसको, ताकि बाद में जो है हमें अगर रिपेयर भी करना हो तो उस एरिया को हम अच्छे तरीके से रिपेयर कर पाएंगे और ऊपर तक क्रैक्स नहीं जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों लिंटल तक हमको ब्रिक वर्क करना है, मतलब ब्रिक वर्क अप टू लिंटल भी, मतलब आपको जो है कि खिड़की के टॉप लेवल तक आपको ब्रिक वर्क करना है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है लिंटल बीम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिंटल बीम। लिंटल के बाद दोस्तों हमारा आता है नेक्स्ट ब्रिक वर्क अप टू स्लैब लेवल, मतलब कि हमारा जो छत जो ढलाई करना है उसके लेवल तक हमको ब्रिक वर्क करना है लिंटल बीम के ऊपर दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों हमारा स्टेयर केस।
तो इसके बाद जो हमको स्टेयर केस का काम करना है। जब हमारा स्टेयर केस का काम कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों स्लैब शटरिंग, मतलब स्लैब के लिए शटरिंग का काम करेंगे। शटरिंग लगाते हुए दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि शटरिंग लगाने वक्त आपका किसी भी तरीके का बीच में गैप ना छूटे, जिससे कि है कि आपकी ढलाई के समय आपका कंक्रीट नीचे ना गिरे और कंक्रीट का जो ढलाई जो फिनिशिंग है वो ख़राब ना हो। तो नेक्स्ट आता है हमारा, जब हम शटरिंग लगा लेते हैं फिर उसका हम अलाइनमेंट चेक करके प्रॉपर तरीके से उसके बाद हम उसके ऊपर स्टील का बेंडिंग शुरू कर सकते हैं। स्टील बांधने या बेंडिंग करते समय दोस्तों आप एक बार सिविल इंजीनियर का जरूर विजिट कराएं, ताकि वो अच्छे से चेक कर लेगा आपका स्टील का पोजीशन सेंटर टू सेंटर क्या देना है, बीम का स्टील चेक कर लेगा, बेंडिंग लैपिंग वगैरह सारी चीज़ को प्रॉपर तरीके से चेक कर लेगा, ताकि आपको जो है किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा दोस्तों। अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट वर्क आता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग, मतलब कि छत ढलाई से पहले जो है आपको इलेक्ट्रिकल का काम कराना है, कंडक्टिंग का काम कराना है। जहाँ जहाँ पॉइंट देना है वहाँ पाइपिंग वगैरह जो है आपका कंडक्टिंग वर्क हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, कंडक्टिंग लगाते वक्त उस बेंडिंग वायर से प्रॉपर तरीके से उसको बांध लेना है, ताकि ढलाई के समय दोस्तों इधर से उधर पाइप आपका ना हो। तो इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है और कंडक्टिंग प्रॉपर वे में करा लेना है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा दोस्तों स्लैब कास्टिंग। ये हमारा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है दोस्तों। तो दोस्तों स्लैब कास्टिंग के समय दोस्तों आपको वाइब्रेटर का यूज़ एकदम ही करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, ताकि जो है आपका फिनिशिंग बढ़िया आ पाए दोस्तों। वाइब्रेटर का यूज़, और दूसरा जो है दोस्तों आपको जो आप कंक्रीट बनाकर नीचे से जो ऊपर की तरफ जाएगा तो कंक्रीट का मिक्सिंग दोस्तों प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आपका स्लैब में स्ट्रेंथ आएगा दोस्तों। तो ये दो चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखते हुए दोस्तों स्लैब का कास्टिंग करता है। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों स्लैब का कास्टिंग। जैसे ही हम दोस्तों कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग के बाद हमारा क्यूरिंग वर्क आता है। तो हमें कम से कम 12 घंटे के बाद हमें चारों तरफ ब्रेकर लगा के और पानी को जो है छत पे जमा देना है और अच्छे तरीके से उसको जो है क्यूरिंग करना है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों प्लम्बिंग वर्क। जैसे कि हम लोग अपने प्लम्बर वर्क कराते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, तो कभी भी प्लम्बिंग वर्क जो है ढंग का प्लम्बर से ही कराएं, क्योंकि इसमें जो है लीकेज वगैरह का समस्या बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कोई अच्छा प्लम्बर को लेके ही प्लम्बिंग का वर्क कराएं और प्रॉपर तरीके से कराएं। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों इलेक्ट्रिकल वर्क, मतलब बिजली का काम, जो कि हमें अच्छा इलेक्ट्रीशियन को पकड़ के ही अच्छा इलेक्ट्रिकल वर्क हो पाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है दोस्तों, बढ़िया कोई इलेक्ट्रीशियन को लेके आप इंटरनल इलेक्ट्रिकल का वॉल का काम करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा पैरापीट वॉल। उसके बाद जो होता है हम फ्लोर पीसीसी, जो नीचे का है जो फ्लोर का पीसीसी भी हम कराते हैं। उसके बाद हमारा जो होता है घर का जो बाहरी पोजीशन में आउटर प्लास्टर भी हम करा सकते हैं। और के बाद आता है दोस्तों इनर प्लास्टर, जो घर के अंदर में हम प्लास्टर करते हैं उसको हम इनर प्लास्टर बोलते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम जो है टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह जो है लगवा सकते हैं, मतलब टाइल्स वगैरह जो है उसका काम करवा सकते हैं। और ये सब कराने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग वुडन का काम करा सकते हैं, जैसे दरवाज़ा, चौखट वगैरह जो होता है, पल्ला वगैरह, उसका काम करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों वुडन काम के वर्क के बाद आता है हमारा दोस्तों रेलिंग का। जैसे रेलिंग वगैरह पे जो है हम लोग पाइप वगैरह जो लगवाते हैं उसको रेलिंग वर्क बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा मेंटेनेंस का वर्क, जहाँ रिपेयरिंग वगैरह थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वहाँ पे हम रिपेयरिंग का काम कराते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों पुट्टी और पेंट। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, सारे काम कराने के बाद ही आप पुट्टी और पेंट का काम को स्टार्ट करवाएं। पुट्टी हमेशा डबल कोटिंग ही करवाएं और जो है कि पुट्टी प्रॉपर तरीके से करवाएं। पुट्टी के बाद आपको जो पेंट जो है अच्छा कंपनी का लगाना है दोस्तों, बढ़िया कंपनी का ही लगाना है, तभी आपका जो है पेंट का जो है शाइनिंग और लाइफ जो है ज़्यादा चल पाएगा दोस्तों। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, पेंट हमेशा अच्छे क्वालिटी का लगाएं और ताकि वो देखने में भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो है लास्ट दोस्तों है कि आपको क्लीनिंग वर्क, मतलब रेलिंग वगैरह या फिर खिड़की विंडो वगैरह पे जो पुट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह जो गिर जाता है उसको जो है आप लास्ट में फिनिशिंग के टाइम उसको अच्छे से सफाई करवा सकते हैं। तो
तो दोस्तों ये था घर बनाने का पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कंस्ट्रक्शन और सिविल वर्क से जुड़ी हुई और भी जरूरी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।